हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ मैं आपका इकोनॉमिक्स लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हमने क्लास 12 का सिलेबस डिस्कस किया था और मैंने बात की थी कि हम जो है इन यूनिट्स इस तरीके से हर एक यूनिट को पढ़ेंगे। तो आज यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग, जिसमें इस वीडियो के अंदर मनी और मनी सप्लाई, मनी एंड मनी सप्लाई, ये कंसेप्ट पूरा क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्लियर, मनी एंड मनी सप्लाई। तो ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट। अब मनी को समझने से पहले बार्टर सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बार्टर सिस्टम नींव है, कह सकते हैं हम, मनी की। तो इसी में टॉपिक आता है बार्टर सिस्टम का। अब मैं बार्टर सिस्टम की चर्चा करूँ थोड़ी सी, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे बेसिक है। तो बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक्सचेंज फॉर गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, ठीक। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, सामान के बदले सामान को एक्सचेंज करना, ठीक, सामान के बदले सामान को एक्सचेंज करना, ये बार्टर सिस्टम है, ठीक। ठीक है भाई, ए और बी दो हैं, ठीक है। जल्दी से कंसेप्ट को मैं समझा रहा हूँ, बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ए बी दो बंदे हैं, ए ने बी को व्हीट दिया, बी ने ए को राइस दिया। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसे कहते हैं हम बार्टर सिस्टम, और जिस इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसे कहते हैं हम बार्टर इकोनॉमी, ठीक है। बार्टर ऑफ एक्सचेंज, बार्टर ऑफ गुड्स, डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, ठीक है। तो इतना है। दूसरी चीज इसमें समझने वाली है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड की। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। अच्छा, मनी और मनी सप्लाई जो हम पूरा पढ़ रहे हैं वो मैं मनी एक उसमें और मनी सप्लाई एक उसमें कवर करूँगा, ठीक है। दोनों एक साथ कवर नहीं होगा, अलग अलग कवर होगा। चलो, तो मैंने ये बता दूँ। अब बार्टर सिस्टम की नींव है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, ठीक। बार्टर सिस्टम की क्या है, ये नींव है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। भाई जब ये एग्जिस्ट करेगा तभी ये सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, और यही इसकी सबसे बड़ी कमी भी थी। क्या थी? कमी भी थी, या कहे लिमिटेशन भी थी, या कहे डीमेरिट भी था, है ना, डीमेरिट भी था, ठीक है। कैसे भाई? अगर सपोज दैट ए को व्हीट चाहिए और बी को राइस चाहिए। अब ए के पास राइस है ही नहीं, बी के पास व्हीट है ही नहीं, तो जब ये कंडीशन हो रहा है इट मीन दोनों के पास वो सामान नहीं है जो एक दूसरे को चाहिए, तभी तो ट्रांजेक्शन होगी। तो यहाँ ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, इसलिए मैंने कहा ये कमी थी बार्टर सिस्टम की, नींव भी थी, कमी भी थी, है ना। तो ये था, ठीक। अब इसके बाद आती है बात, इतना समझा, वाटर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, लिमिटेशन। अच्छा, लिमिटेशन बताता हूँ अब मैं। अच्छा, एक लिमिटेशन ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, मैंने बता दिया एग्जांपल के साथ उसको। अब बाकी लिमिटेशंस अगर मैं कवर करूँ जल्दी से, तो सबसे पहले आता है, ठीक है, अब इसको ना लिमिटेशन है तो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, इट मीन्स लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, इट मीन्स बार्टर सिस्टम में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं थी जिससे चीजों को मेजर किया जा सके। आज के टाइम पे क्या है, अब मनी है,
तो अब ठीक है, वो बात आगे करेंगे, लेकिन अब समझो तो बार्टर सिस्टम में मेजर करने के लिए कुछ नहीं था। सपोज दैट अगर आप 100 केजी सामान ले जा रहे हो, क्योंकि बार्टर सिस्टम क्या एक्सचेंज, अब 10 केजी अगर मैं वेट ले रहा हूं तो इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या वैल्यू है, तभी तो मैं इससे कुछ चीज एक्सचेंज कर पाऊंगा। मुझे पता ही नहीं इसकी वैल्यू, बार्टर सिस्टम में इसकी वैल्यू ही नहीं पता, तो ये कमी थी कौन बार्टर सिस्टम की। ठीक है, अब लिमिटेशन को सिर्फ समझने के पर्सपेक्टिव से मैं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता नहीं है, और बार्टर सिस्टम पे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो मनी से रिलेटेड करके पूछेंगे, समझे। अब आती है बात लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, इट मींस बार्टर सिस्टम में सबसे पहले डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि आपने आज कुछ लिया और उसकी परचेज पेमेंट आपको फ्यूचर में करनी है। फ्यूचर पेमेंट्स विच आर टू बी डन, फ्यूचर पेमेंट जो होनी है, तो उन्हें कहते हैं हम उन्हें कहते हैं डिफर्ड पेमेंट। तो बार्टर सिस्टम में डिफर्ड पेमेंट करना मुश्किल था। क्यों था भाई, एक चीज है, आपने सपोज दैट 10 केजी वेट लिया, ठीक है, सपोज दैट लोन पे लिया, अब उस समय तो भाई पैसा था नहीं तो ऐसे तो लेगा, लोन पे लिया, और अब आपको आपने 6 महीने के लोन पे लिया और 6 महीने बाद आपको सपोज दैट राइस की क्वांटिटी में आपको पे करना है। अब आपके पास समस्या ये है कि कितना आप राइस पे करोगे, चलो पे करोगे पर कितना करोगे, 10 किलो वेट के एवज में, कुछ नहीं पता है ना, कुछ नहीं पता। तो ये समस्या बार्टर सिस्टम में आई कि फ्यूचर पेमेंट करनी मुश्किल थी बार्टर सिस्टम में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि भाई 10 केजी अगर मैं वेट ले रहा हूँ, मालूम मैं लोन पे ले रहा हूँ, मैंने कहा 6 महीने के लिए मुझे 10 किलो गेहूँ चाहिए, 6 महीने के उसमें ब्याज के एवज, मैंने 6 महीने बाद में पे करूँगा। तो उसने कहा ठीक है ले जाओ। 6 महीने बाद मैंने चावलों को बांधा। अब मेरे दिमाग में प्रश्न तो यही आया ना, क्वेश्चन तो यही उठा कि यार 10 केजी वेट तो लिया, लेकिन इसके बदले कितना दूं, इसके बदले कितना दूं, तो कितना दूं ही समस्या आ गई, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा कितना दूं, है ना। सो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ठीक है, ये समस्या है। और लास्ट जो लैक है, लास्ट लिमिटेशन है स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब आप यहाँ पे बार्टर सिस्टम में वैल्यूज को स्टोर भी नहीं कर सकते थे। जब स्टोर ऑफ वैल्यू की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर टू फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। अब ये चीज यहाँ पॉसिबल नहीं थी। कैसे? सपोज दैट एक कोई आदमी है, इसने 5 केजी टोमेटो ही रखे, चलो टोमेटो रखे, 5 केजी टोमेटोज रखे। इसने कहा मैं 5 केजी टोमेटो का कर रहा हूँ, स्टॉक रख रहा हूँ और ये चलाऊंगा, मतलब और ये रखूंगा और 5 महीने कह रहा हूँ, 2-3 महीने के बाद फिर ले लूंगा। 2-3 महीने बाद अब उसने स्टोर तो करा। इट मीन्स बार्टर सिस्टम में क्या हो रहा है, देखो स्टोर ऑफ वैल्यू में हम करते क्या है, इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं मनी की टर्म में बोलूँ, अभी मैं मनी के बारे में बताऊंगा, बट वैसे अगर हम जनरली देखें तो क्या करते हैं, हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो जो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से उसने यही करा, उसने कहा ठीक है टमाटर मैं ला रहा हूँ, लेकिन मैं 5 केजी टमाटर जो है वो स्टोर करता जाऊंगा हर महीने। सपोज दैट उनने ऐसे करते करते 6 महीने हो गए, स्टोर तो करा, लेकिन जितना स्टोर करा उसको आ गई बदबू, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी का इफेक्ट पड़ता है बार्टर सिस्टम में कि आप अगर सामान स्टोर कर भी रहे हो तो बहुत ज़्यादा समय तक वो सामान आपके साथ नहीं रहेगा, वो खराब होना ही होना है, वो खराब होना ही होना है। तो
इसी की वजह से ये कमी यहाँ बाटा सिस्टम में आई कि यू कैन नॉट स्टोर द वैल्यूज बिकॉज ड्यू टू इट्स ड्यूरेबिलिटी वो खराब हो सकते हैं जल्दी, ठीक, वो खराब हो सकते हैं जल्दी, इसीलिए। समझ में आया? अब आती है बात कि मनी है क्या। भाई जब ये सारी समस्या आई तो मनी आया। अब मनी आया, अब मनी आया तो मनी ने क्या किया, जो सब कुछ मतलब ठीक से होने लगा। तो मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट, मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी एक इंस्ट्रूमेंट है जो जनरली एक्सेप्ट किया जाता है एक्सचेंज करने के लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज के माध्यम के लिए, मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को मेजर करने के लिए, वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो ये है मनी की डेफिनेशन कि भाई वो कुछ भी चीज़ जिसका हम यूज़ कर रहे हैं फॉर आवर डेली टू डे ट्रांजेक्शंस, जिससे हम मेजर कर पा रहे हैं कि भाई हमें इतना लेना है तो इसकी वैल्यू इतनी है, हम इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, स्टोर कर पा रहे हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम मनी, उसे कहते हैं हम मनी। अब इसके फंक्शन की बात आती है तो सबसे पहले बात करूंगा मैं प्राइमरी फंक्शन की। देखो 4 फंक्शन हैं, प्राइमरी फंक्शन। अब प्राइमरी फंक्शन में भी सबसे पहले आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब एक प्रश्न आता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि हाउ मनी रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम, कि मूल्य ने, तब मुद्रा ने बार्टर सिस्टम में की कमियों को किस तरीके से कमियों का निदान किया, है ना। तो फंक्शन के माध्यम से, क्योंकि समझाना तो फंक्शन के माध्यम से ही है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में देखो, अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज की समस्या वहां भी थी, यहाँ भी थी। आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज की समस्या वहां कैसे थी, वहां थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉल्ट के रूप में। यहाँ मनी में तो समस्या थी नहीं, मनी ने तो समस्या हल करी। भाई वहां ये था कि अगर ए और बी पर्सन को ट्रांजेक्शन करना है तो दोनों के पास वो कमोडिटीज होनी चाहिए, है ना, वो कमोडिटीज मान लेते हैं, इसको एक्स चाहिए, इसको वाई चाहिए, इसके पास जेड है, इसके पास यू है। तो अब यहाँ सेम तो कुछ नहीं है ना, इट मीन यहाँ ट्रांजेक्शन होगी नहीं। तो अब क्या है कि इसको एक्स चाहिए, इसको वाई चाहिए, इट मीन्स बी के पास एक्स होना चाहिए और ए के पास वाई होना चाहिए, ये होना चाहिए था ना। ये समस्या किसमें आई, बार्टर सिस्टम में। लेकिन जब मनी आया तो मनी ने इस समस्या को कैसे सॉल्व करा, मनी ने क्या करा कि अगर 2 बंदे हैं ए और बी और एक को एक्स चाहिए और एक को वाई, तो अब मनी है तो वो मनी से क्या करेगा, एक्स ले लेगा और बी जो है वाई ले लेगा मनी से। इट मीन यहाँ पे तो कोई कोइंसिडेंस वाला पार्ट हुआ ही नहीं, यहाँ कोइंसिडेंस ही खत्म हो गया, डबल कोइंसिडेंस तो दूर की बात है। तो इस तरीके से मनी ने समस्या को रिजॉल्व करा। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स दैट मनी इज यूज्ड टू मेक पेमेंट्स फॉर डेली परचेजिंग ऑफ या ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। डेली की ट्रांजेक्शन जो हम कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, तो उसकी पेमेंट हम डे टू डे कर रहे हैं। उन पेमेंट्स को जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं उसे कहते हैं हम, तो वो है मनी का फंक्शन, मतलब मनी के फंक्शन की डेफिनेशन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की, ठीक है, वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे एसेंशियल फंक्शन है ये मनी का, और मेन फंक्शन है
इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसलिए ये प्राइमरी फंक्शन के अंदर आता है, क्योंकि ये मेन फंक्शन है। दूसरी चीज जनरल एक्सेप्टिविटी हो गई। तीसरी चीज क्या है कि इसने देखो समस्या खत्म करी, समस्या कैसे खत्म करी मैंने आपको बता दिया। अब हाँ, लास्ट पॉइंट इसमें डिस्कस ये करना है कि मनी जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो जो है परचेज और सेल को इंडिपेंडेंटली दिखाता है, ठीक है। यानी मनी के इस्तेमाल ने, यूज ऑफ मनी अलाउज परचेज एंड सेल इंडिपेंडेंटली। मनी के इस्तेमाल ने क्या करा, परचेज और सेल को इंडिपेंडेंटली दिखाने का काम करा बेसिकली, है ना, क्योंकि तभी तो ये पॉसिबल हुआ। भाई बार्टर सिस्टम जब तक था हमें कुछ नहीं पता चला था कि कितना परचेज हो रहा है कितना सेल हो रहा है, लेकिन जब मनी आया तो हमें पता चला कि भाई अगर सालाना में देखूँ तो मेरा 50 लाख रुपए की सेल हो गई, सालाना देखो तो मैंने 50 लाख रुपए का सामान परचेजिंग मेरी परचेजिंग हो गई। तो ये चीज़ें थी, है ना, ये चीज़ें थी। इसके बाद आती है बात मेजर ऑफ वैल्यू। Measure of value. Measure of value. Money as a measure of value means money works as a common denomination. Money एक common denomination की तरह काम करती है, यानी हर एक चीज पे वैल्यू है ना। In which value of all goods and services are expressed. जिनमें गुड्स और सर्विसेज की वैल्यूज एक्सप्रेस होती है। भाई अगर 250 ग्राम का मिल्क का पैकेट है तो सपोज दैट उसकी कीमत 20 रुपीज है, मीन्स इस 250 ग्राम दूध की वैल्यू कितनी हो गई, 20 रुपीज। ये कैसे पता चला, क्योंकि मनी है, क्योंकि मनी सर्व करता है एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। उसने इसको मेजर किया 20 रुपीज में, तो ये वैल्यू हो गई उसकी, समझे, ये होता है। अब इसने किस तरीके से बार्टर सिस्टम की समस्या को हल किया, तो बार्टर सिस्टम में क्या हो रहा था कि कुछ भी नहीं था। अगर मैं 10 kg ऑफ राइस ले रहा हूँ, मान लो अगर मैं 10 kg ऑफ राइस ले रहा हूँ मान लो, या वीट ले रहा हूँ, वीट था ना एग्जाम्पल, तो 10 kg ऑफ वीट ले रहा हूँ। अब मुझे इसके बदले कितना देना है, क्योंकि इसकी तो कुछ वैल्यू पता ही नहीं, 10 kg ऑफ वीट की तो कोई वैल्यू पता ही नहीं। जब 10 kg ऑफ वीट की वैल्यू पता ही नहीं, तो ट्रांजेक्शन क्या होगा यहाँ पर, फिर कंफ्यूजन होगा फुल कि भाई कितना पे करो कितना दो। और कुछ भी हो, लमसम जो है 10 या 11-12 किलो या 8-7 किलो जो भी देगा, राइस ही मान लेते हैं, राइस दे देगा वहाँ पर। अब मनी में क्या होगा, अगर 10 kg ऑफ वेट है और दुकानदार ने कहा आपके हुए 100 रुपए, तो यहाँ क्या हुआ, इसकी एक वैल्यू निकल गई कि इसकी 100 रुपए है 10 kg गेहूं की वैल्यू, तो मैं इसके एवज में 100 रुपए ही दूंगा, इन रिटर्न में 100 रुपीज दूंगा, 200 रुपीज नहीं दूंगा या 300 रुपीज नहीं दूंगा कि मैं लमसम कोई भी अमाउंट दे दूं, इतना ही दूंगा। अनलेस जैसे बार्टर सिस्टम में था कि कुछ पता ही नहीं तो लमसम कुछ भी दे दिया। तो ये समस्या को इस तरीके से हल करा मेजर ऑफ वैल्यू की मनी में, ठीक, ओके, ठीक। तो मैंने यहाँ पे आप दो चीज कवर कर ली, क्वेश्चन का आंसर को भी और फंक्शन को भी। अब आती है बात सेकेंडरी फंक्शन की। स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। तो मैंने अर्लियर भी बोला कि डिफर्ड पेमेंट का मतलब है ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर फ्रॉम फ्यूचर टू, सॉरी गलत चला गया। डिफर्ड पेमेंट का मतलब है वो पेमेंट जो हमको फ्यूचर में करनी है, पेमेंट्स विच आर टू बी डन इन फ्यूचर, है ना, पेमेंट्स विच आर टू बी डन इन फ्यूचर, जो पेमेंट जो फ्यूचर में होनी है। अब पेमेंट जो फ्यूचर में होनी हो किस तरीके से होगा, तो अर्लियर, हाँ, तो मनी एक स्टैंडर्ड की तरह काम करता है फ्यूचर में होने वाली पेमेंट्स को करने के लिए। सपोज दैट आपने लोन लिया 25,000 का लोन लिया मान लें, 1 साल का, 1 ईयर बाद आपको लोन की पेमेंट करनी है, तो आपके पास पैसा है, मनी है, तो आप मनी से क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे इस चीज को यूजफुल कर दिया। अब बार्टर सिस्टम की में जो समस्या आई उसको कैसे हल करा मनी ने, वो समझते हैं।
तो वो बार्टर सिस्टम में क्या था कि डिफर्ड पेमेंट पॉसिबल ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ड्यू टू ड्यूरेबिलिटी। भाई एक्चुअली क्या था कि जब हम, जैसे मैंने आपको कहा ना कि भाई अगर मैं 10 kg वेट ले जा रहा हूँ 6 मंथ, मैंने कहा ठीक है 6 मंथ के मैं ब्याज पे लोन में मैंने अगर 10 किलो गेहूं ले लिया, अब 6 महीने बाद में इन रिटर्न कितना दूं पता ही नहीं, पता ही नहीं, है ना, पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगेन पीछे वाला कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, तो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू की समस्या वहां थी। जब यही नहीं पता कि एग्जैक्ट इसकी क्या वैल्यू है, यही नहीं पता, तो इसके इन रिटर्न कितना दूं ये कैसे पता होगा, ये समस्या थी। तो यही समस्या का निवारण मनी ने करा। कैसे? मनी ने कहा ठीक है, अगर भाई अब यहाँ हम बीट वगैरह ऐसे तो कुछ लेंगे नहीं, हमने कहा ठीक है अगर आप 10,000 का लोन ले रहे हो तो कुछ 2% या 3% XYZ% जो भी इंटरेस्ट होगा वो लग के आपको 1 ईयर के बाद सपोज दैट 18,000 रुपए पे करने हैं, तो आप पे कर दोगे, क्योंकि इसकी वैल्यू, लोन की वैल्यू भी है और ये वैल्यू भी है जो पे करनी है ना। तो ये समस्या भी इस तरीके से हल होगी, ठीक, बार्टर सिस्टम की। तो आपको हर एक चीज इस तरीके से ही बतानी है, एग्जाम्पल लेके देके बहुत अच्छे से समझाओ, मतलब कर दिए नंबर मिलेंगे। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं सोर्स ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, अब स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर फ्रॉम फ्यूचर टू, फ्रॉम पास्ट टू, फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, प्रेजेंट से फ्यूचर में ट्रांसफरिंग पावर को, परचेजिंग पावर को लेना। अब यहाँ पे सबसे पहले एक वर्ड आ जाता है इन्वेस्ट। इन्वेस्ट भाई जब आप ट्रांसफर कर रहे हो परचेजिंग पावर को, जब आप ट्रांसफर कर रहे हो परचेजिंग पावर को प्रेजेंट से फ्यूचर में, इट मींस उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट या इन्वेस्टिंग। एक तरीके से ये डेफिनेशन इन्वेस्टिंग की ही हो गई कि भाई आप आज के टाइम पे प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ एक अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ एक अमाउंट ऑफ मनी बचा रहे हो ताकि आप फ्यूचर में कुछ, आपको जो भी फ्यूचर की नीड होगी आप उसको फुलफिल कर सको। तो इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट इज द मेन फंडा। तो स्टोर ऑफ वैल्यू में यही होता है, मतलब कि आपने क्या करा, एफडी बनाई या कुछ भी करा, फंड है, एसआईपी है, एसआईपी बनाई और वहां पे आप मान लेते हैं 500 रुपए डालते रहे। एक टाइम के बाद क्या होगा, वो 2 लाख 3 लाख जो भी बनेगा, लेट सपोज 5 लाख रुपए बन गए, 5 लाख रुपए बने, और फिर आपने 5 साल बाद 5 लाख रुपए बने और उस समय आपने वो अपने अकाउंट में क्रेडिट करे और जो भी नीड होगी, जो भी परचेजिंग पावर, जो भी नीड उस समय की हुई, आपने वो फुलफिल कर ली अपनी। तो ये मनी ने किया। लेकिन अब समझो कि मनी ने किस तरीके से बार्टर सिस्टम की समस्या को हल करा। बार्टर सिस्टम में क्या था, ड्यूरेबिलिटी का इशू था। भाई मैं कोई भी सामान अगर रख रहा हूँ जस्ट एज इन्वेस्टिंग, मैंने कहा मैं ठीक है मैं स्टोर कर रहा हूँ ताकि मैं भविष्य में भी काम आ जाए, क्योंकि एक चीज था कि हाँ तो भविष्य में काम आ जाए। तो मैंने क्या करा, रखे, क्या करा मैंने 10 किलो टमाटर रखे। अब 10 किलो टमाटर जब मैंने रखे, बोला था ना मैं 10 kg टमाटर, 5 था, चलो 10 ही कर लो, 5 kg टमाटर रखे, ठीक है, और मैंने पर मंथ रखे, सपोज दैट, ठीक है, पर मंथ रखे और ऐसे करके मैंने 1 ईयर तक रखा, ठीक। अब तो ये क्या हुआ, सब खराब हो गए क्योंकि ड्यूरेबिलिटी का इशू था, टमाटर तो खराब होने ही थे। लेकिन जब मनी आया तो मैंने कहा ठीक है मैं पैसा रखता हूँ, मैं एक एफडी कर रहा हूँ और मैं 500 रुपीज महीने के मेरे कटेंगे और ये एफडी होती रहेगी, 1 ईयर की है, 1 ईयर के बाद ये पैसा हो गया 1 लाख रुपीज। अब आपको जितने मर्जी उतने टमाटर खरीदने, खरीदो, 100 किलो टमाटर खरीदो, क्योंकि ये जो पैसा है इसकी ड्यूरेबिलिटी है, पैसा खराब नहीं होगा आपका, ठीक है, पैसा खराब नहीं होगा। तो ये समस्या इस तरीके से हल करी मनी ने। तो ये तो था मनी का बेसिक, मनी के फंक्शन, मनी का डेफिनेशन, बार्टर सिस्टम, लिमिटेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा मनी सप्लाई की। तब तक के लिए धन्यवाद, हेड्स ऑफ।